नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत द्रोणा बैच के अंदर। और हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये चैप्टर भी हमारा खत्म होने वाला ही है। इसका लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मेन तौर पे डाइपोल के बारे में। भैया, डाइपोल के बारे में हमने पहले भी बात की थी जब हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स देखा था। लेकिन वहां पे जब हमने डाइपोल का डिस्कशन किया था तो हमने जो बात की थी वो की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होती है, या फिर जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। उसके फॉर्मूले हमने देखे थे और उनको याद भी किया था कि भाई अगर शॉर्ट डाइपोल मानना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के जो फॉर्मूले हैं उनको किस तरीके से याद रखा जा सकता है, किस तरीके से, या फिर हम उनको इजीली रिमाइंड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख के देखेंगे, मतलब डाइपोल के अपनी फील्ड नहीं, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख के देखेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे ड्यू टू अ डाइपोल, यानी कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसके बारे में भी हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। तो भैया, मैंने कुछ आपके कमेंट्स पढ़े कि जैसे कि बैकलॉग हो रहा है। मेन तौर पे ये बच्चों में थोड़ा सा ये रहता है कि यार बैकलॉग हो रहा है ना। देखो यार, सिंपल सी बात है। अ, जो भी बैकलॉग आपका हो रहा है, जैसे सैटरडे संडे नॉर्मली क्लास नहीं होती है फिजिक्स की, मेंटी सेशन हो सकता है जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा, तो उसमें आप उस बैकलॉग को कवर करने की कोशिश कर सकते हो। देखो, मैं एक पूरी आपको बात बताता हूं जो कि जेन्युइन बात है, कि ये जो चैप्टर्स हैं सारे फिजिक्स के, मतलब शुरू के जो चैप्टर्स हैं, जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं, अभी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही चल रहा है ये, ठीक है ना। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, कैपेसिटर्स है, मैग्नेटिज्म होगा, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा। ये सारे चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड हैं भाई। मतलब कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पूरा का पूरा ही रिलेटेड है, नहीं, बीच बीच में कहीं ना कहीं पे यूजेस आ जाते हैं। तो अगर बीच बीच में कहीं ना कहीं पे यूजेस आ जाते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन चीजों को समझ के करें। क्योंकि प्रॉपर वे में अगर हम बैकलॉग नहीं होने देंगे, प्रॉपर चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे, तो फिर इंटरेस्ट भी ज्यादा डेवलप होता है। तो उस बैकलॉग को आप मिटाने के लिए सैटरडे या संडेज को कोशिश कर सकते हो भाई, ठीक है ना। ये कोशिश आपके हाथ में है कि आप कितनी कोशिश करना चाहते हो, ठीक है ना। एक बार के लिए सैटरडे या संडे में आप ये टारगेट मान के चलो कि मेरे को लेक्चर कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस शीट आप अगले सैटरडे संडे के लिए रख लीजिए, जो बैकलॉग वाली रह गई हैं। जो प्रेजेंट चल रही हैं वो तो साथ साथ करनी ही है, ठीक है ना। जो बैकलॉग वाली चल रही हैं तो उनको आप कर लो कि चलो अगले सैटरडे संडे कर लेंगे। एक बार लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको चीजें सारी समझ में तो आ जाए कि अच्छा ये हो रहा है, और उसके शॉर्ट नोट्स साथ में बना लीजिए। क्योंकि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो रिवीजन होती रहेगी साथ में, वो चीजें दिमाग में बैठती रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई, उन चीजों को दिमाग में बिठाना है। क्यों बिठाना है? ताकि जब जरूरत पड़े तो हम उनको अप्लाई कर सके। डेरिवेशंस को करना है, बोर्ड के लिए डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली नीट के लिए जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करते हैं उनको भी आपको देखना है कि हाँ भैया ये क्या चीज है, ये क्या चीज है ना। सारी चीजों के बारे में हमें डिस्कशन अच्छे से करना है। तो इसके लिए आपको भी मेहनत साथ में करनी पड़ेगी, है ना। जब नींद आ रही है तो नींद को त्यागना पड़ेगा भाई, हिम्मत तो मारनी पड़ेगी, ठीक है। बैकलॉग ऐसे क्लियर नहीं होगा भाई, हिम्मत मारनी पड़ेगी। आपको वो करना पड़ेगा जो आपने जिंदगी में कभी नहीं किया। क्या? बहुत ज्यादा मेहनत, ठीक है ना। अगर आपको, देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको वो अचीव करना है जो आपने जिंदगी में कभी अचीव नहीं किया, तो उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आपने जिंदगी में कभी नहीं किया। मतलब जो मेहनत आपने अभी तक नहीं करी वो करनी पड़ेगी। बात सारी यहीं पे आती है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछली बार हमने क्या किया था। पिछली बार पोटेंशियल किए थे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल किया था कि भैया एक रिंग है ना, एक रिंग है, रेडियस आर है, तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? सेंटर पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। सिमिलरली अगर आर्क है,
अगर आर्क है और उस पे चार्ज क्यू है, आर्क है उस पे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो इसके सेंटर पे भी पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर। सिंपल सी बात। उसके बाद बात की थी हमने इसके एक्सियल पॉइंट पे, इसके एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे ये रेडियस हमारा आर हो गया, ये इसका सेंटर ओ हो गया, तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास किस पे पोटेंशियल हो गया, पी पॉइंट पे, ये ओ पॉइंट पे सेंटर पे, ये रिंग के सेंटर पे, ये आर्क के सेंटर पे, ये एक्सियल पॉइंट पे, ये आपको पोटेंशियल की वैल्यू जो है मैंने बताई थी। उसके बाद बात की थी हमने हॉलो स्फीयर के बारे में। हॉलो स्फीयर कोई भी हो एंड सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, ठीक है ना, हॉलो स्फीयर कोई भी हो एंड सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, तो उसके बारे में जब हमने बात की थी, अगर आप याद करो कि ये रेडियस आर है, इनसाइड पॉइंट पे और सरफेस पे दोनों पे बराबर था के क्यू बाय कैपिटल आर, और आउटसाइड पॉइंट के लिए सारा चार्ज सेंटर पे मान सकते हैं, तो के क्यू बाय स्मॉल आर। इसका जब हमने ग्राफ बनाया था तो याद करो भैया मेरे, ऐसे बना था ग्राफ, ठीक है ना, आर तक तो ऐसे ही था, उसके बाद ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस ग्राफ को क्या बोलते थे, रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, रिक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग के लिए आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाय कैपिटल आर, सरफेस वाले पॉइंट के लिए के क्यू बाय, सॉरी आउटसाइड पॉइंट के लिए के क्यू बाय स्मॉल आर, सरफेस वाले के लिए के क्यू बाय कैपिटल आर, इनसाइड पॉइंट पे के क्यू बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सेंटर वाले पॉइंट के लिए 3/2 के क्यू बाय आर, ठीक है ना, सरफेस वाले पे के क्यू बाय आर, सेंटर पे 3/2 के क्यू बाय आर। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, ये पैराबोलिक वेरिएशन, फिर यहां पे हाइपरबोलिक वेरिएशन, रिक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना, पैराबोला और रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इनसाइड पॉइंट के लिए पैराबोलिक वेरिएशन, आउटसाइड पॉइंट के लिए रिक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वेरिएशन। अच्छा, उसके बाद बात की थी लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स पे आया था, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा ln R2 बाय R1, ln R2 बाय R1, ये पोटेंशियल डिफरेंस था लाइन चार्ज की वजह से। उसके बाद शीट, चार्ज शीट की वजह से ये R1 डिस्टेंस, ये R2 डिस्टेंस और ये डिस्टेंस D, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बना था V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, जो दोनों के बीच का फर्क है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का फर्क है। मैंने आपको बोला भी था कि इसका शॉर्टकट याद कर लो कि सिर्फ आपको E इंटू डी करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, उसको आपको सिर्फ D से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू हियर, ठीक है ना, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी और करने की, ठीक है जी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने आपको निकलवा के दिखाया था। उसके बाद बात की थी हमने कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो उस फील्ड की वजह से इन दोनों जगह पे पोटेंशियल भी होगा, तो वो इस फील्ड की वजह से पोटेंशियल मान लिया V1 और V2, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी k Q1 Q2 बाय R प्लस Q1 V1 प्लस Q2 V2, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी। और मैंने बताया था कि बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी डेरिवेशन भी, मतलब डेरिवेशन नहीं, ये टॉपिक बोर्ड के अंदर आ चुका है, ठीक है ना, डेरिवेशन तो कुछ भी नहीं है, बस एक्सप्लेन करने के लिए आया था, 2 नंबर का बोर्ड्स के अंदर, PYQ है ये बोर्ड्स का। उसके बाद सेल्फ एनर्जी, अगर हॉलो स्फीयर के लिए बात करें तो वो KQ स्क्वायर बाय 2R थी, और अगर वही सॉलिड स्फीयर के लिए बात करें
तो वो सेल्फ एनर्जी थी 3/5 kq² r। तो ये सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के सेल्फ एनर्जी के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्लियर है जी? तो ये पूरा डिस्कशन हमने कर लिया था। सारी चीजें आप देखो कि भाई पोटेंशियल है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, स्फीयर हो गया हॉलो सॉलिड, फिर ये लाइन चार्ज हो गया, ये हमारे पास शीट हो गई इनफाइनाइट शीट, फिर पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर सेल्फ एनर्जी। ठीक है ना, ये पूरा डिस्कशन हमने कर लिया था। तो अब आते हैं आज की बात पे। सर आज की बात क्या है? आज की बात है ये, आज की बात है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज की बात में हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है जी, चलो भैया कर लेते हैं सर। सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी मैंने, और डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड है, ये डाइपोल की खुद की नहीं, एक्सटर्नल फील्ड है। क्या है? एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल। इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को कुछ ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है ना, इस तरीके से रख दिया है। यहां पे -q चार्ज है और यहां पे +q चार्ज है, और ये एंगल थीटा है। ठीक है ना, ये एंगल थीटा है। तो इसके अंदर मैंने इसको रख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रख दिया है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, -q से +q। तो डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? देखो देखो देखो, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है जी? थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो अब डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो इस पे क्या लगेगा भैया? फोर्स लगेगा सर, फोर्स लगेगा। फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह पे इसकी वैल्यू सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट की तरफ। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? +q चार्ज पे जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगता है, बताया हुआ है आपको। तो इस पे जो फोर्स होगा वो Q इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, Q इंटू E, है ना। चार्ज सेम है, डाइपोल में चार्जेस क्या होते हैं? सेम होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो फोर्स भी दोनों सेम हो गए। डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आपसे पूछा जाए एफ नेट, तो आप बोलोगे कि QE और QE कैंसल हो रहे हैं, तो F0 कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0। कितना आना चाहिए भैया? 0 आना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पे नेट फोर्स आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 0 मिलेगा। इधर वाले चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच रही है, नेगेटिव वाले को इधर खींच रही है, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या ये डाइपोल मूव करके आगे जाएगा? क्या ये डाइपोल जो थीटा एंगल पे है, क्या ये मूव करके आगे जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो यहां पे हम लिखेंगे, आगे से याद रखना है टीबी स्पेशल, एफ नेट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
इज जीरो, इज जीरो, ठीक है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो मिलेगा आपको हमेशा। किसके अंदर? जीरो मिलेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अच्छा सर, अगर सर नॉन यूनिफॉर्म हो तो? अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो? अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो सर, तो क्या होगा सर? अरे भैया, अब अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई है, अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और इधर अलग है। सपोज करो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो यहां पे फोर्स होगा QE1, ठीक है ना। सपोज करो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो यहां पे फोर्स होगा QE2। तो यहां पे फोर्स अब कैंसल नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो जरूरी नहीं है कि फोर्स जो है आपका कैंसल हो जाए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी नेट फोर्स आप जीरो कह सकते हो, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म में देखना पड़ता है भाई कि उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। भाई नॉन यूनिफॉर्म है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान ली E1, तो फोर्स लग गया QE1। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अलग मान ली, तो यहां पे फोर्स लग गया QE2। क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? नहीं कैंसिल हो रहे। तो यहां पे नॉन यूनिफॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब हम नॉन यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं तो फोर्स का जीरो होना जरूरी नहीं है। समझे आप? तो इस चीज को आई होप आप समझ पा रहे होंगे पूरा अच्छे तरीके से। चलो फिर अब सर आगे बढ़ जाएं। बढ़ जाते हैं भाई, आगे बात करते हैं। सर आगे किस चीज की बात करेंगे? फोर्स की बात हो गई, अब बात होगी टॉर्क की। फोर्स की बात हो गई, अब बात होगी टॉर्क की। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे अब हम टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क मतलब रोटेशनल इफेक्ट। टॉर्क मतलब रोटेशनल इफेक्ट। देखो क्या होता है, समझो जरा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मानते हो? है सर, है, क्यों नहीं है? आप बोल रहे हो तो है ना सर। आप नहीं बोलोगे तो कैसे होगा सर? आप बोल रहे हैं तो होगा ही। बिल्कुल यार, है ही। इस पे डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है जी। ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी। तो एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच यहां पे एंगल थीटा है। किसके बीच सर? डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है बेटा, देखो जरा, माइनस से प्लस क्यू, माइनस से प्लस क्यू, ऐसे डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो यहां पे मैं लिखूंगा थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है जी, थीटा। थीटा, अच्छा जी सर, ये बात भी आपकी समझ गए। ओके, कुछ और बताना चाहते हो? हाँ, डाइपोल की जो लेंथ है इसको मैं 2a मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं सर? 2a मान लेता हूं, 2a। और ये है डाइपोल का सेंटर, ये है डाइपोल का सेंटर, ठीक है जी। इसको डाइपोल का सेंटर बोल देते हैं, दैट पॉइंट इज O, ठीक है जी। चलो ध्यान से सुनिएगा। अब ये फोर्स तो इस पे नहीं लग रहा, नेट नेट फोर्स तो जीरो हो रहा है, कट रहा है, तो ये आगे पीछे तो नहीं जा सकता। पर क्या ये रोटेट हो सकता है? सोचो जरा, मैं तो बताऊंगा ही, आप अपने दिमाग में सोचो, क्या ये रोटेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% ये रोटेट हो सकता है, 100%। कैसे सर? सुनो भैया, ये डाइपोल है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम को मैं थोड़ा समझाने के लिए बना रहा हूं। तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है।
लो बना ही देता हूं मैं अच्छे से। एक फोर्स आई से लग रहा है, एक फोर्स आई से लग रहा है भाई, ठीक है जी। तो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। एफ फोर्स इधर भी, एफ फोर्स इधर भी, ठीक है जी। तो ये फोर्स दोनों क्या कोशिश करेंगे, इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे। सर कैसे? टॉर्क प्रोड्यूस करके, टॉर्क प्रोड्यूस करके। स्टेयरिंग चलाया है कभी कार का, है ना? इसको ऐसा मानो, देखो मैं दिखाता हूं आपको, इसका ऐसा मानो भाई मेरे कि ये कार का स्टेयरिंग है। इसको ऐसा मानो कि ये कार का स्टेयरिंग है, ठीक है ना। स्टेयरिंग पे आप आई से गाड़ी को चला रहे हो, देखो एक फोर्स आई से लग रहा है, इधर खींच रहा है, एक फोर्स आई से लग रहा है, इधर खींच रहा है। ये दोनों मिलके इसको घुमाएंगे, ये दोनों मिलके इसको घुमाएंगे। मैं आपको डायरेक्शन देखनी भी सिखा देता हूं, मैं आपको डायरेक्शन देखनी भी सिखा देता हूं कि कैसे इसकी डायरेक्शन देखी जाती है टॉर्क की। एक बात तो क्लियर मुझे साफ साफ नजर आ रही है कि ये ऐसे घूमेगा, ये देखो स्टेयरिंग की तरह, या डब्बा जैसे खोलते हो तो डब्बा खोलो ऐसे, ये देखो डब्बा खोल रहे हैं, डब्बा खोल रहे हैं, ठीक है ना। घर पे कोई डब्बा होगा चीनी वीनी वाला, उसको खोल रहे हैं, देखो ऊपर जो फोर्स है वो उस डायरेक्शन में है, नीचे फोर्स इस डायरेक्शन में। डब्बा खोल रहे हैं भाई, डब्बा खोल रहे हैं, या स्टेयरिंग को घुमा रहे हैं, या स्टेयरिंग को घुमा रहे हैं। अच्छा फॉर्मूला पता है आपको टॉर्क का? आर क्रॉस एफ, टॉर्क का फॉर्मूला पता है आपको? आर क्रॉस एफ, ठीक है ना। आर वेक्टर कौन सा वेक्टर है? आर वेक्टर कौन सा वेक्टर है भाई? आर वेक्टर ऐसे होता है, आर वेक्टर वो वेक्टर होता है कि आप जिस पॉइंट के अबाउट देख रहे हो, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर के अबाउट ही ऐसे रोटेट होगा भाई, ये इस तरीके से रोटेट होगा, इस तरीके से रोटेट होगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब ये सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है। ये कौन? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा होता है और जहां पे फोर्स लग रहा होता है उसकी तरफ वेक्टर बनाया जाता है, आर वेक्टर। आर वेक्टर किसकी तरफ होता है? ये फॉर्मूले में जो आर क्रॉस एफ होता है उसमें जो आर वेक्टर होता है वो क्या होता है? वो आर वेक्टर होता है कि जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है और जिधर फोर्स लग रहा है वहां से डायरेक्शन दिखानी होती है, आर वेक्टर। या आर वेक्टर की डायरेक्शन है भाई, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, समझ गए? ये आर वेक्टर, ये डायरेक्शन देखने के लिए बता रहा हूं मैं। तो आर वेक्टर तो ऐसे हो गया, आर वेक्टर ऐसे हो गया, एफ ऐसे है, तो एफ को इसके साथ बना दो, यहां पे एफ को इसके साथ बना दो। तो आर क्रॉस एफ करो, राइट हैंड थंब रूल, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा रहा है भाई। आर क्रॉस एफ, राइट हैंड थंब रूल, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। थंब मेरा अंदर की तरफ जा रहा है। ये मैंने आपको डायरेक्शन देखनी सिखाई है, ये मैंने आपको डायरेक्शन देखनी सिखाई है। इसको एग्जाम में मान लो बोर्ड्स वगैरह में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने आपको डायरेक्शन देखनी सिखाई है कि भैया डायरेक्शन देखते कैसे हैं। आर वेक्टर वो वेक्टर होता है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं उससे शुरू करके उस पॉइंट तक जाना है जहां पे फोर्स लग रहा है। तो आर वेक्टर की ये डायरेक्शन हो गई, एफ ये हो गया, एफ इधर हो गया, ठीक है ना। इसको इसके साथ ही दिखा दिया। तो आर क्रॉस एफ किया तो क्लॉकवाइज आ गया, सिमिलरली इसका भी आ जाएगा। तो ये दोनों मिलके इसको घुमाएंगे, ये दोनों मिलके इसको घुमाएंगे भाई। तो टॉर्क का ये तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है, स्केलर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का? स्केलर फॉर्म में फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर के पैर में परपेंडिकुलर, ये वेक्टर फॉर्म में होता है, ये स्केलर फॉर्म में होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? समझ लो भैया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को समझना जरूरी है।
जो कि मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये भैया सेंटर है, तो आधा डिस्टेंस ये ए, ये भी आधा डिस्टेंस ए, ठीक है ना। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया भाई, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने। सिमिलरली इधर भी, सिमिलरली इधर भी, ठीक है ना, सिमिलरली इधर भी मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना। सिमिलरली इधर भी मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया भाई। ये ए है, ये होगा ए कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला कौन सा होता है, ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ए साइन थीटा। कौन सा होता है, ए साइन थीटा। सिमिलरली इधर भी बेटा ये थीटा है, ठीक है ना, ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा होगा। बोलो भैया, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो भैया ये डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर वाला ए साइन थीटा ही निकल करके आएगा, ठीक है ना। ए, ये लेंथ ए है, ए के साथ थीटा के साथ वाला ए कॉस थीटा, ये कौन सा होगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ये भी ए साइन थीटा, ठीक है ना। दोनों ही ए साइन थीटा हैं। तो भैया दोनों के टॉर्क ऐड हो रहे हैं, दोनों ही फोर्स इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे। तो पहले फोर्स का टॉर्क लिखा जाएगा क्यू ई इंटू ए साइन थीटा, ठीक है ना, क्यू ई इंटू ए साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरे फोर्स का टॉर्क भी लिखा जाएगा क्यू ई इंटू ए साइन थीटा, क्यू ई इंटू ए साइन थीटा। ये दूसरे फोर्स का टॉर्क हो गया भाई, ये दूसरे फोर्स का टॉर्क हो गया, तो टॉर्क बन गया 2QE इंटू ए साइन थीटा, ठीक है जी, इंटू ए साइन थीटा। अब देखो इसको ऐसे लिखो, Q इंटू 2A अलग लिख लो और E साइन थीटा को अलग लिख लो। ऐसा क्यों किया सर? देखो ये है चार्ज इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2A, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना आ गया, पीई साइन थीटा आ गया भाई। टॉर्क का फॉर्मूला कितना आ गया, पीई साइन थीटा आ गया, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा देख लो, बड़े अच्छे तरीके से देख लो भाई। मैं आपको क्या चीजें बताना चाह रहा हूं, क्या चीजें समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना, ये समझना जरूरी है। यहां पे ये डाइपोल है, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, लेंथ 2A है, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा है। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये दोनों ही फोर्सेस इस डाइपोल को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए R क्रॉस F लिखा जाता है, स्केलर फॉर्म में लिखने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा जाता है। ये फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्योमेट्री से मैथमेटिक्स लगाया है ए साइन थीटा, ठीक है ना। सिमिलरली ये फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्योमेट्री से ए साइन थीटा। दोनों टॉर्क्स को ऐड कर दिया और ये बन गया Q इंटू 2A को P कह दिया, तो ये बन गया PE साइन थीटा। ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लगेगा, ये उसका क्या फॉर्मूला। बात क्लियर हो रही है, एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए आपको बात कि ये बात है क्या, ठीक है ना, ये समझ में आनी चाहिए। बेसिकली तो मतलब हमारा इस चीज से है कि बात क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। चलो अब समझो इस चीज को, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। डाइपोल एक बार बना लेते हैं, -Q + Q, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना लेते हैं और एंगल थीटा भी बना लेते हैं और डाइपोल मूवमेंट भी बना लेते हैं, ठीक है जी। डाइपोल मूवमेंट भी बना लेते हैं। बना ली हमने, बिल्कुल बना ली सर। तो टॉर्क का फॉर्मूला आया PE साइन थीटा,
ये स्केलर फॉर्म में हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखा जाता है P क्रॉस ई। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये P वेक्टर है, ठीक है ना, और ये E वेक्टर है। ये P वेक्टर है और ये E वेक्टर है। P से अब देखो आपको डायरेक्शन कैसे निकालनी है, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालनी है वो सिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन सिखा रहा हूं। ये P वेक्टर है, ये E वेक्टर है, ठीक है ना। P से E की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। P से E की तरफ अपनी फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है, कर्ल करना है। P से E की तरफ एरो देखो, एरो एरो, ये घूमता हुआ थीटा का एरो देखो। P से E की तरफ इस फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है। कैसी डायरेक्शन आ रही है, क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन आ रही है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज आ रही है, ठीक है ना। तो मतलब यहां पे क्लॉकवाइज आ रही है। सिचुएशन आगे हम ऐसी भी देखेंगे जिसमें एंटी क्लॉकवाइज भी आ जाएगी, मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अभी बना के दिखा देता हूं। मान लो ये डाइपोल मूवमेंट ऐसे हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाए, तो अब P क्रॉस E करो, देखो P से E की तरफ, P से E की तरफ कैसे जा रहा है ये, थीटा देखो एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ये जो टॉर्क आएगा वो किस तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है ना। P से E की तरफ कैसा टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। चलो जी, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे, डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे, ठीक है। पहला केस, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, मतलब डाइपोल मोमेंट भी उसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ है। डाइपोल मोमेंट भी उसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ है। समझ गए, ओके। तो इस केस में जो टॉर्क होगा वो Pe साइन 0 कितना हो जाएगा, टॉर्क 0। कितना हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। अच्छा सर, क्या कभी और भी टॉर्क 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 180 डिग्री पे भी जब डाइपोल उल्टा हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी। डाइपोल उल्टा कहने का मतलब क्या हो गया सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल उल्टा हो जाएगा, विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है सर। तो इधर माइनस क्यू आ गया और इधर क्या आ गया जी, प्लस क्यू आ गया, ठीक है जी, उल्टा हो गया। तो यहां पे भी टॉर्क क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, क्योंकि साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। ओके सर, ये बात भी समझ में आ गई। अगर थीटा 90 है, थीटा अगर 90 डिग्री है, एक और स्पेशल केस, थीटा अगर 90 डिग्री है, जैसे P इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, या फिर P ऐसे हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, दोनों ही केसेस में थीटा जो है आपको 90 डिग्री देखने को मिल रहा है। दोनों ही केसेस में आपको थीटा जो है वो 90 डिग्री देखने को मिल रहा है। तो Pe साइन 90, साइन 90 क्या होता है, 1, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो ये टॉर्क की वैल्यू यहां पे आ गई हमारे पास P इंटू ई, ये टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ गई P इंटू ई। सुनो अब बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में चीजों को समझने की कोशिश करो, ये जरूरी है। देखो यार, अगर फोर्स 0 है, फोर्स तो हमेशा 0 है, मैं लिख देता हूं यहां पे, फोर्स तो 0 हमेशा है, ऑलवेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स 0 को कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर फोर्स 0 है तो उस चीज को कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अगर टॉर्क 0 हो जाए, अगर टॉर्क 0 हो जाए
उसको कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर टॉर्क 0 हो जाए उसको कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फोर्स तो हमेशा ही 0 है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हमेशा है। टॉर्क जब 0 हो जाए तो उसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंसीडर किया जाता है। तो दो ऐसे एंगल हैं जिसके अंदर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है जी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां पे टॉर्क आपको 0 मिलेंगे। टॉर्क आपको क्या मिलेंगे? 0 मिलेंगे, यानी कि कोई घुमाव वाला टॉर्क नहीं लग रहा है, यानी कि इनको कोई भी घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस जगह पे सबसे ज्यादा टॉर्क है, क्योंकि साइन थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे आती है बेटा? बताओ, साइन थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे आती है? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1। इससे ज्यादा तो साइन की वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब ये जो आपको टॉर्क की वैल्यू मिली है, ये कैसी वैल्यू मिली है भाई? मैक्सिमम वैल्यू मिली है। ये टॉर्क की वैल्यू आपको कैसी मिली है? मैक्सिमम वैल्यू मिली है। इस पे सबसे ज्यादा घुमाव लग रहा है डाइपोल पे, है ना? मतलब डाइपोल को घुमाने की, जब डाइपोल इस तरीके से पड़ा हुआ है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे डाइपोल को घुमाने की भरसक कोशिश की जा रही है। भरसक कोशिश की जा रही है, पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि डाइपोल घूम जाए, P क्रॉस E ऐसे घूम जाए। इस डायग्राम में उल्टी कोशिश की जा रही है, P क्रॉस E ऐसे घूम जाए। ठीक है ना? तो इस पोजीशन पे जो टॉर्क सबसे ज्यादा लग रहा है, बेचारे पे बहुत बोझ लग रहा है। इस डाइपोल पे बहुत ही बोझ है इस पोजीशन के अंदर। इस पोजीशन के अंदर इस डाइपोल पे बहुत ज्यादा बोझ है। इन दोनों पोजीशंस पे डाइपोल बड़ा आराम से रह रहा है। इन दोनों पोजीशंस पे डाइपोल बड़ा आराम से रह रहा है, क्योंकि यहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अगर डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेटी हुई है, डाइपोल भी साथ में आके लेट गया मजे से। ठीक है ना? अगर डाइपोल उल्टा लेट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है, तो भी मजे में है। दोनों ही सिचुएशंस में उसको कोई घुमा नहीं रहा कि ए बे उठ के घूम जा, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। दोनों ही पोजीशंस में वो इक्विलिब्रियम में है। स्टेट वो इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम से है। टॉर्क दोनों ही पोजीशंस पे 0 है। समझ गए? हाँ जी सर, समझ गए। क्रिस्टल क्लियर चीजें होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई डाउट रह जाए, हमारा कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पानी पी लेता हूं यार मैं, है ना? आ जाओ फिर। टीबी स्पेशल। टीबी स्पेशल क्या पॉइंट है? देखो जरा, स्पेशल पॉइंट आप लोगों के लिए लेके आया हूं। थोड़ा सा, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है, एनालाइज करने का। आप चीजों को एनालाइज करो तो आपको विजुअलाइजेशन होती है। फॉर्मूले तो ठीक है, याद कर लेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला याद है, पी ई साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में भी याद है, पी क्रॉस ई। ठीक है जी, एंगल एंगल पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये कोशिश करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन डाइपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये कोशिश करती है कि वो डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करे। सर कैसे? सुनो, अगर डाइपोल मान लो इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो टॉर्क कैसे लगेगा बेटा? P क्रॉस E। P क्रॉस E यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज P क्रॉस E। P क्रॉस E। अगर डाइपोल गलती से इधर आ गया घूमता घूमता और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अब P क्रॉस E ऐसे हो जाएगा। कैसे घुमा रहे हैं बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। P क्रॉस E कैसे घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज।
दोनों ही सिचुएशंस में देखो डाइपोल किसकी तरफ घूम रहा है, इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशंस में देखो कि डाइपोल किसकी तरफ घूम रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इस सिचुएशन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से बदमाशी शो करती है, ये शो करती है कि ये डाइपोल चले तो मेरे हिसाब से चले। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है कि भैया डाइपोल अगर तुम्हें रहना है ना, मेरे साथ रहना है, तो मेरे तरीके से चलना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन डाइपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन। समझ गए कि भाई अगर जिंदगी में रहना है तो मेरे तरीके से रहो, वरना मत रहो। समझे कि नहीं समझे भाई? तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यही कोशिश करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। यह बात ध्यान देने वाली है, इससे विजुअलाइजेशन होता है। विजुअलाइज हो रहा है ना, और होगा, अभी तो बाकी हैं चीजें। चलो आओ, क्वेश्चन 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 क्या है सर? An electric dipole placed in a uniform electric field experiences maximum moment of couple when the dipole is placed. Maximum moment of couple, एक कह रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और उसमें मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ कपल लग रहा है। ये क्या चीज होती है सर? ये मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ कपल टॉर्क होता है भाई, टॉर्क की है, ये टॉर्क की ही बात हो रही है, उसी का नाम बदला हुआ है। ये मैक्सिमम कब लगता है? अरे मैक्सिमम कब लगता है, अभी तो बताया। ये टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री पे, यानी कि डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। अभी तो बताया था, बता चुका, सीधा भी टिक कर सकते थे, फॉर्मूला भी कोई लिखने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सन 2016 के नीट के पेपर के अंदर यह सवाल आया था। नीट के जब 2015 या 16 का जो पेपर हुआ था, तो काफी बवाल हुआ था उस टाइम पे, 2 बार करवाना पड़ा था पेपर। तो पहली बार जो पेपर हुआ था तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स पेपर नहीं दे पाए, या किसी तरीके से कुछ लैंग्वेज वगैरह की दिक्कत आई थी कि किसी एक लैंग्वेज में जो पेपर आता है वो शायद अलग आ गया था, तो उसकी वजह से वो पेपर 2 बार हुआ था। मतलब दूसरी बार जो पेपर आया वो बहुत ज्यादा टफ आया था, मतलब कंपेयर्ड टू द फर्स्ट वन, कंपेयर टू द फर्स्ट वन जो दूसरी बार का पेपर था, उसमें कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जो जेई मेंस लेवल तक भी पहुंच रहे थे। मतलब ये समझ रहे हो कि वो पेपर टफ बना दिया गया दूसरी बार। उन्होंने कहा ठीक है तुम दूसरी बार पेपर करवाना चाहते हो ना हमसे, तो हम टफ बना देते हैं, टफ बना दिया उन्होंने। खैर ये क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with an electric field intensity 2 into 10 raised to power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton per meter, 4 Newton meter. The charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter is. देखो यार, इलेक्ट्रिक डाइपोल कितने एंगल पे प्लेस्ड है? 30 डिग्री पे, ठीक है ना? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? 2 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम। यूनिट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क 4 न्यूटन मीटर, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल आपसे पूछा गया है, और जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है जिसको हम डी बोल सकते हैं, या 2a बोल दो या डी बोल दो, वो 2 सेंटीमीटर है। इसकी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी यूनिट की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना आवश्यक है क्योंकि ये SI यूनिट्स में नहीं है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। आओ पुट करते हैं। टॉर्क है 4, P पता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 into 10 raised to power 5, और साइन थीटा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, ठीक है ना? कितना होता है? 1/2। तो 2 से 2 कट गया भाई,
2 से 2 कट गया, ये 10⁻⁵ उधर जाएगा तो P आ गया 4 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है ना, कूलम्ब मीटर, इसके यूनिट होते हैं कूलम्ब मीटर। अब ये डाइपोल मूवमेंट हो गया। डाइपोल मूवमेंट को आप लिख सकते हो चार्ज इंटू डिस्टेंस, इसको लिख सकते हो आप चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो 4 इंटू 10⁻⁻⁵, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻², तो इधर है 4 इंटू 10⁻⁻⁵। तो अब जो इसमें से कट रहा है वो काट दो, ये 2 इधर कट जाएगा, एक 10 की पावर कितनी बचेगी उधर, -3 बचेगी। तो 2 इंटू 10⁻⁻³ कूलम, यानी कि इसको बोल सकते हैं 2 मिली कूलम्ब। क्या बोल सकते हैं, 2 मिली कूलम्ब बोल सकते हैं भाई। दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ नहीं किया, फॉर्मूला हमें पता है, सारी चीजें गिवन है, डिस्टेंस पूछा हुआ है। टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा पता है, P निकाल लिया उससे, P को चार्ज इंटू डिस्टेंस बोल सकते हैं। चार्ज निकालना है, डिस्टेंस पता है, काम खत्म। यूनिट देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर यूनिट में गड़बड़ी कर दी तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, आपका आंसर फिर नहीं आएगा, या फिर हो सकता है कोई गलत ऑप्शन मैच कर जाए, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो इस बात को मतलब हम तो खुशी खुशी चले आएंगे, हमारा आंसर तो मैच कर गया, लेकिन बाद में पता चलेगा अरे ये आंसर तो गलत हो गया, खल्लास हो गया। तो ये था क्वेश्चन 2016 में आया हुआ, बड़ा आसान है, जो कि टॉर्क के ऊपर बेस्ड था। चलो भैया, अब ये क्वेश्चन तो हो गया सर, आगे बढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, सुन लो फिर। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा डाइपोल, ठीक है जी। ये एंगल है कितना, थीटा। मैंने अभी अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये कोशिश करती है कि वो डाइपोल को अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन करे। तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क लग रहा है Pe sin थीटा, Pe sin थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे समझ पा रहे हो, ये राइट हैंड है, ऐसे समझ गए, Pe sin थीटा ये लग रहा है। हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सीधा रिलेशन होता है भाई वर्क डन से। किससे होता है, वर्क डन से। हमने कहा कि यार मैं इसको उल्टा रोटेट करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, इसको उल्टा रोटेट करना चाहता हूं। ये किस तरफ रोटेट हो रहा है सर, क्लॉकवाइज। मैं इसको उल्टा रोटेट करना चाहता हूं, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कर रहा हूं, वरना मेरा कोई मकसद नहीं है। तो इसको मैं उल्टा रोटेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। हाँ सर, वर्क डन करना पड़ेगा। तो मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा, मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा। मुझे इसको उल्टा रोटेट करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है, जो आ सकती है आपको बोर्ड्स के अंदर भी, ठीक है ना। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन, डेरिवेशन है भाई ये, ठीक है ना। डेरिवेशन से डेरिना नहीं है, डेरिना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डेरिना जी। चलो इधर देखो अब, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क लग रहा है उतना ही मेरे को एक्सटर्नल टॉर्क भी लगाना पड़ेगा। तो मेरे को एक्सटर्नल टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क के ही बराबर लगाना पड़ेगा। सर बराबर क्यों लगाना पड़ेगा, देखो अगर मैंने ज्यादा लगा दिया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर मैंने ये टॉर्क ज्यादा लगा दिया भाई, जैसे मान लो ये डाइपोल है, इस तरफ टॉर्क लग रहा है 4, इस तरफ लग गया 5, तो नेट टॉर्क कितना हो गया 1। उस टॉर्क की वजह से ये तेजी से घूमेगा, तेजी से घूमेगा, तो इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी आ गई तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई। हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे द्वारा लगाया जाने वाला टॉर्क वो काइनेटिक एनर्जी में भी चला जाएगा, ठीक है ना। वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं
वो किस में जाए? पोटेंशियल एनर्जी में जाए। याद करो कि अगर मुझे इसको स्लोली रोटेट करना है, कैसे रोटेट करना है? टू स्लोली रोटेट, या फिर मैं लिखूं विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या क्या लिखूं? विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। धीरे धीरे रोटेट करना है, धीरे धीरे, लगभग 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 बराबर टॉर्क लगाना पड़ेगा, लगभग लगभग जितना इधर है उतना ही लगाना पड़ेगा, लगभग लगभग बराबर। ठीक है ना? विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टू स्लोली रोटेट, मुझे भी उतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करते, डेल्टा के जीरो होता है, उस समय पे एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है, एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है, वो डेल्टा यू के बराबर होता है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा बता रहा हूं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस डेल्टा के बराबर होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। ऑल फोर्सेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ गए और एक्सटर्नल भी आ गया, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के, लेकिन डेल्टा के तो जीरो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन माइनस डेल्टा यू होता है। ये तो रूल है, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस डेल्टा यू होगा। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हमारे पास डेल्टा यू आ जाएगा, यानी कि इसको रोटेट करने के लिए जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, ये तब वैलिड है जब डेल्टा के जीरो है, जब डेल्टा के जीरो है ये तब वैलिड है। यानी कि इसको रोटेट करने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। इसको रोटेट करने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। सर अब ये कितना करना पड़ेगा वो भी बताता हूं मैं आपको, सुनो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखते हैं। जब फोर्स की जगह पे टॉर्क आता है ना, तो टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। जब फोर्स की जगह पे टॉर्क यूज किया जाता है तो यही वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे फोर्स की जगह पे टॉर्क हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये वर्क डन का फॉर्मूला है टॉर्क की फॉर्म में, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा। तो अगले पेज पे चलते हैं, आओ सर चलें, चलो चलें तुमको लेकर कहीं। मान लो कि P और E के बीच एंगल थीटा 1 है। कितना एंगल है? थीटा 1, ठीक है ना? मुझे इसको बढ़ा के एंगल को बढ़ाना है और मुझे इस एंगल को करना है थीटा 2। मुझे इस एंगल को बढ़ा के कितना करना है? थीटा 2 करना है, ठीक है ना? तो मुझे टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? मुझे टॉर्क लगाना पड़ेगा। पहले कितना एंगल? कोई जनरल एंगल मान लेते हैं थीटा। इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क लग रहा है, मुझे एक्सटर्नल टॉर्क इस तरफ लगाना पड़ रहा है। तो मेरा जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो है पीई साइन थीटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क के बराबर। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे ये टॉर्क भी चेंज होगा, वैसे वैसे ये टॉर्क भी चेंज होगा। मैं इसको इधर रोटेट कर रहा हूं धीरे 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 धीरे। मान लो ये यहां पे आ गया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, मान लो ये यहां पे आ गया। कितना एंगल रोटेट हो गया? डी थीटा एंगल। कितना एंगल रोटेट हो गया? डी थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी ले ली?
डी थीटा, कितनी ले ली, डी थीटा। तो वर्क डन, देखो अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू टॉर्क एक्सटर्नल डॉट डी थीटा, टॉर्क एक्सटर्नल डॉट डी थीटा। अच्छा, अब टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क किस तरफ लग रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, देखो थीटा 1 से थीटा 2 जाना है, थीटा 1 से थीटा 2 जाना है, धीरे धीरे जाना है। थीटा 1 से थीटा 2 जाना है, धीरे धीरे जाना है। तो टॉर्क इधर लगाना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। ठीक है जी, तो ये बन गया टॉर्क एक्सटर्नल डॉट डी थीटा, डॉट डी थीटा, यानी कि पीई साइन थीटा डी थीटा। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्कडन या एक्सटर्नल टॉर्क का वर्कडन ये हमारे पास बन के आया। इसमें पीई कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन बचा साइन थीटा डी थीटा का, इंटीग्रेशन बचा साइन थीटा डी थीटा का। इसमें अब लगानी पड़ेगी हमें लिमिट। लिमिट क्या लगानी पड़ेगी, थीटा 1 से थीटा 2 किस एंगल से किस एंगल पे लेके जा रहे हैं, तो लिमिट लगानी पड़ेगी थीटा 1 से थीटा 2। और वर्क एक्सटर्नल किसके बराबर है भाई, डेल्टा यू के। वर्क एक्सटर्नल किसके बराबर है, डेल्टा यू के। तो पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगानी है थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, माइनस तो बाहर आ गया, लिमिट पुट कर दो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो डेल्टा यू को लिख सकते हो u2 माइनस u1 इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u2 माइनस u1 माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दोबारा सुन लो, मैं आपको दोबारा चीजें बता रहा हूं। ये टॉर्क है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उतना ही लगाना पड़ेगा, स्लोली घुमाना है। घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कडन। जो वर्कडन होगा वो टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट्स हैं, जिस तरफ टॉर्क लगा रहे हैं उसी तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के बीच एंगल 0। तो टॉर्क डॉट डी थीटा पीई साइन थीटा डी थीटा, पीई बाहर आ गया, उसके बाद इंटीग्रेशन किया है और कुछ नहीं किया। जो भी वर्कडन है वो डेल्टा यू के बराबर है। यहां तक की कहानी आपको पूरे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो कि सर ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजें तो चल जाएंगी। मैं हूं ना यार समझाने के लिए, हूं तो मैं किस लिए, इसीलिए तो हूं, है ना। तो u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अच्छा, अब आगे सुनो सर, डाइपोल कितने एंगल पे था, थीटा 1 एंगल पे। उसको डाइपोल को कितने एंगल पे लेके जाना था, थीटा 2 एंगल पे। तो पोटेंशियल एनर्जी u2 माइनस u1 कितनी आई, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एक बात ध्यान रखो, आपको पहले भी बताई है, दोबारा फिर बता रहा हूं, इसी चैप्टर के अंदर 2-3 बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है भाई। आप रेफरेंस पॉइंट क्या लेके चल रहे हो। अगर अब पोटेंशियल, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसी ने जिद पकड़ी मैं तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करूंगा, तो ऐसा मानो एक जगह पे रेफरेंस मानना पड़ेगा।
मान लो लेट अज्यूम एट θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री u2 इज इक्वल्स टू 0। एक रेफरेंस मानना पड़ेगा, एक रेफरेंस मानना पड़ेगा। मैंने रेफरेंस क्या माना? मैंने रेफरेंस ये माना है कि 90 डिग्री जब भी एंगल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानूंगा। ये मेरा रेफरेंस है। क्या है? रेफरेंस है कि 90 डिग्री जब भी एंगल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानूंगा। आप कोई और रेफरेंस भी मान सकते हो, कोई दो राय नहीं है इसमें, कोई दो राय नहीं है। ये मेरा रेफरेंस है, ज्यादातर बुक्स में इसी रेफरेंस से लेके चला जाता है, ठीक है ना। ये मेरा रेफरेंस भी नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो आपका रेफरेंस अलग हो सकता है, ये मेरा रेफरेंस है। सर आपको कैसे लगा कि यही रेफरेंस लेना चाहिए, 90 डिग्री को ही लेना चाहिए? मेरे को कन्वीनियंट लगा, इजी लगा लेना। क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। यहां पे cos यूज हो रहा है ना, तो cos 90 डिग्री होता है 0। तो मैंने को लगा कि यार ये रेफरेंस लेना ज्यादा सही है, इससे फॉर्मूला अच्छा बन जाएगा, मतलब इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। आप रेफरेंस दूसरा भी कोई भी ले सकते हो। तो चलो पुट करो, यहां पे u2 को 0 पुट करो, ठीक है ना। u2 को 0 पुट करो, देखते हैं क्या बनता है। u2 को 0 पुट करो भाई, u2 0, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस पीई cos θ2 यानी कि cos 90 माइनस cos θ1, तो ये बन गया माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस पीई cos 90 0, 0 माइनस cos θ1, तो माइनस माइनस कट गया, तो u1 इज इक्वल टू पीई और अंदर बचा माइनस cos θ1, तो u1 हमारे पास आ गया माइनस पीई cos θ1। अब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर जनरल फॉर्मूला बनाना है किसी भी थीटा एंगल के लिए तो 1 हटा दो। अब 1 हटा दो, दोनों से ही 1 हटा दो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया माइनस पीई कॉस थीटा, या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लो माइनस पी डॉट ई। भाई ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी होता है, तो पीई कॉस थीटा को माइनस पी डॉट ई लिख लो भाई, माइनस पी डॉट ई लिख लो, तो माइनस पीई कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई, ये आप पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हो। कोई एक रेफरेंस माना, वो पुट कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया, उसमें से 1 हटा दो किसी भी जनरल थीटा के लिए, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, या फिर डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। याद करना बेहद आसान है। टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा होता है, या पी क्रॉस ई बोल देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा होगा, या फिर माइनस पी डॉट ई बोल देंगे। समझ गए? ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारी पूरी पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है भाई, ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है। मैंने तो ये 3 पेज में दिखाई है, क्योंकि ये सब फालतू की चीजें भी मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है ना। फालतू की चीजें नहीं है, समझाने के लिए जरूरी है। आपको जब एग्जाम में करना है तो बस आपको ये लिखना है, यहां से शुरू कीजिएगा कि भाई एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर लिखने हैं, उसके बाद सीधा इधर आ जाइएगा, ठीक है ना। सीधा इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किए, यहाँ पे आ गए, फिर उसके बाद सीधा पुट करिए, इसको 1 को 0 पुट कर दो और आंसर आ गया, ठीक है ना। मेरे को तो पेज चेंज करना पड़ता है, बारी बारी डायग्राम बनानी पड़ती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा खुला खुला लिखता हूँ। हालांकि आपके लिए ये कोई ज्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है किसी भी हालात से, ठीक है जी। तो माइनस पीई कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई, दिस इज द डेरिवेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। पानी पी लेता हूं यार, जरूरी है यार, क्या करें। चलो भैया, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। आगे क्या है सर? बता रहे हैं ना आगे क्या है। 1 मिनट, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। हाँ, अब इसके कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे, केसेस को डिस्कस करेंगे।
सर कौन कौन से केसेस? पहला केस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस पीई कॉस जीरो। कॉस जीरो होता है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पीई। दूसरा केस, सर दूसरा केस कौन सा है? जब थीटा 180 डिग्री होगा तो P और E दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। उस केस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस पीई कॉस 180 होगी। कॉस 180 माइनस 1 होता है तो ये प्लस आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई बन गई। तीसरा केस, सर तीसरा केस कौन सा है? जब थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा यानी कि कॉस 90, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 निकल करके आ रही है। ठीक है जी, बहुत अच्छे, ध्यान से इस बात को समझिएगा। सबसे कम एनर्जी ये है मिनिमम एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी ये है मैक्सिमम एनर्जी। ये तो बीच की कोई वैल्यू है, ठीक है ना, 0। 0 से भी कम ये है, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम, और ये बीच की कोई वैल्यू है 0, ठीक है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। याद करो इन दोनों पॉइंट्स पे टॉर्क 0 मिला था। याद करो इन दोनों पॉइंट्स पे आपको टॉर्क 0 मिला था। इस पॉइंट पे आपको टॉर्क पीई मिला था और वो टॉर्क को आपने मैक्सिमम बोला था। इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इस पोजीशन पे टॉर्क मैक्सिमम है। ठीक है ना, ये बात का आपको ध्यान रखना है या ध्यान रखने लायक है ये बात। ऐसी पोजीशंस में देखो, दो ये पोजीशंस हैं जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशंस हैं, जिनमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम आता है। इन दोनों पोजीशंस में रोटेशनल इक्विलिब्रियम आता है, दोनों पोजीशंस में रोटेशनल इक्विलिब्रियम आता है। एक में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, एक में मैक्सिमम है। इतिहास गवाह है, मैं आगे आपको बताऊंगा भी, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है। सर ये क्या मतलब हुआ? ऐसे आप पोटेंशियल एनर्जी से कैसे बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है? पहले तो बात सुनो, इक्विलिब्रियम कौन सा होगा यहां पे? रोटेशनल। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम किन दो पोजीशंस पे होगा? इस पे और इस पे, उस पे तो है नहीं, ठीक है ना। तो इन दो पोजीशंस में से एक पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, एक में मैक्सिमम है। जिस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जिस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर कैसे? समझाता हूं आपको। स्टेबल या अनस्टेबिलिटी की कहानी अब आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा रहा हूं मैं, फिर आपको कोई डाउट इसमें रहेगा नहीं, ठीक है ना, कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी डाउट की एटलीस्ट। चलो सर कैसे बताओगे? रुको तो, देखो अगर थीटा 0 डिग्री है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम है, टॉर्क 0 है। अगर मान लो आपने थोड़ा सा भी डाइपोल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, मान लो आप डाइपोल को थोड़ा सा इधर ले गए, हल्का सा, स्टेबिलिटी समझा रहा हूं मैं कि कैसे स्टेबिलिटी है,
हल्का सा आप डाइपोल को ऐसे ले गए तो टॉर्क P क्रॉस E इधर लग जाएगा, लगेगा, P क्रॉस E इधर लग जाएगा। अगर आप हल्का सा डाइपोल को नीचे ले गए, हल्का सा डाइपोल को नीचे ले गए तो टॉर्क इधर लग जाएगा, P क्रॉस E। यानी कि आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पे वो स्टेबल है, तो इस पोजीशन से आप इधर ले गए तो डाइपोल की कोशिश क्या रहेगी कि मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाऊं। अगर आप डाइपोल को थोड़ा सा नीचे ले गए तो वो डाइपोल की कोशिश क्या रहेगी कि मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाऊं, है ना। यानी कि डाइपोल की कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाऊं। यानी कि मैं जिस पोजीशन पे पहले था, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चैन से रह रहा था, मुझे उसी पोजीशन पे वापस भेज दिया जाए तो इस पोजीशन को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि वो स्टेबिलिटी की पोजीशन है। तो फिर सर दूसरी वाली को अनस्टेबल क्यों बोला जाता है? सुनो, 180 डिग्री पे है, ठीक है ना, 180 डिग्री पे है, डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है ना। मान लो आपने डाइपोल को हल्का सा रोटेट कर दिया, हल्का सा रोटेट कर दिया आपने डाइपोल को। पहले ऐसे था डाइपोल, देखो ऐसे था, दिख रहा है, हाँ ऐसे था, हल्का सा रोटेट कर दिया। जब तक यहां पे है कोई दिक्कत नहीं है, टॉर्क जीरो है, कोई नहीं है घुमाने वाला, ठीक है ना, उल्टा चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ये। अब इसको हल्का सा रोटेट कर दिया तो टॉर्क किस तरफ लगेगा बेटा? P क्रॉस E, P क्रॉस E क्लॉकवाइज। तो टॉर्क ऐसे लग जाएगा, इसको घुमा देगा उल्टा, उस तरफ ले जाएगा। था कैसे? ऐसे, हल्का सा आपने ऑसिलेट करवाया, हल्का सा इधर करवाया, पलट गया। ऐसे ही इधर अगर आप हल्का सा इसे इधर ले आए, हल्का सा आप इसे इधर ले आए तो P क्रॉस E करो, ऐसे, समझ पा रहे हो? ऐसे देखो, P क्रॉस E, E की तरफ, E की तरफ, E की तरफ जा रहा है तो उल्टा, जब तक ये जिस पोजीशन में यहां पे E की तरफ ही पड़ा हुआ है, ये कोशिश डाइपोल की हमेशा है कि मैं किसकी तरफ जाऊं? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाऊं। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा पड़ा हुआ है, तो क्या इसका माइंड स्टेबल रहेगा? भाई खुद सोचो आप, इसकी डाइपोल की हमेशा कोशिश क्या है? मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाऊं। तो यहां पे तो ये स्टेबल है, यहां पे तो ये स्टेबल है, क्योंकि इसको हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे ये अपने आप चला जाएगा, हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे अपने आप चला जाएगा। अब ये वाली जो इसकी पोजीशन है, ये अनस्टेबल पोजीशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये वापस नहीं आएगा। हल्का सा आपने डिस्प्लेस किया, इधर पहुंच गया, हल्का सा आपने डिस्प्लेस किया, इधर पहुंच गया। यानी कि स्लाइटली आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया, ये वापस नहीं आएगा, ये वापस नहीं आएगा, ये उधर ही चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही चला जाएगा। यानी कि यहां पे इसको स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, slightly rotated dipole comes back, dipole comes back, कोशिश करता है यहां पे स्लाइटली रोटेटेड, dipole does not come back, dipole does not come back, ठीक है ना, डाइपोल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता। सिंपल एंड स्ट्रेट लॉजिक, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये बिल्कुल ऐसी ही एग्जांपल हम पोटेंशियल एनर्जी वाले वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में 11th में करते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। मान लो ये एक कुआं है, ठीक है ना, कुएं के अंदर यहां पे एक बॉल रखी हुई है, कुएं के अंदर ये बॉल रखी हुई है,
इस बॉल को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करवा दो और थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करवा दो, क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाएगी? जाएगी सर। कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। हल्का सा बॉल को इधर ले गए, हल्का सा बॉल को इधर ले गए, तो इसी के बीच में ये टहलती रहेगी, ठीक है ना। हल्का सा उधर ले गए वापस आ जाएगी, हल्का सा इधर ले गए वापस आ जाएगी। अच्छा, अगर ये पहाड़ हो, ये कुएं की जगह पहाड़ हो, आपने हल्का सा इसे डिस्प्लेस कर दिया, क्या ये वापस आएगी? नहीं, पहाड़ से गिर गई नीचे, यहां से गिर गई नीचे। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। समझ पा रहे हो? ऐसा ही यहां पे है। सर फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी से क्या लेना देना है? देखो भैया, यहां पे बॉल नीचे है तो इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहां पे बॉल ऊपर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है। हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, यहां पे हाइट कम है, ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे हाइट कंपैरेटिवली ज्यादा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि जो भी, जिसकी भी, दुनिया का रूल है ये, दुनिया का रूल है, जिस भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होती है, जिसकी ज्यादा होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है। जैसे क्लास में हम बात करें कि मान लो ऑफलाइन कोई क्लास चल रही है, एक बच्चा है बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है, बहुत ज्यादा, हर बात पे डिस्टर्ब कर रहा है, टीचर को भी कर रहा है, आपको भी कर रहा है ना, सब बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसमें क्या है? बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो वो हाईली अनस्टेबल है। एक है शांत बैठा हुआ है, एनर्जी कम है लेकिन स्टेबल है। तो जिसमें एनर्जी कम होगी वो क्या होगा? स्टेबल होगा, शांत बैठा रहेगा। और जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वो हाईली अनस्टेबल होगा, शांति से नहीं बैठेगा। समझ रहे हो? जिंदगी का रूल है भाई, जिंदगी का रूल है। हर चीज अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहती है। जैसे एक बॉल है, उसको ऊपर से गिरा दो तो वो नीचे आएगी ना, ऊपर से गिरा दो तो कहां जाएगी? और ऊपर जाएगी क्या? नहीं, नीचे आएगी। नीचे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है नीचे आने पे, पोटेंशियल एनर्जी नीचे आने पे डिक्रीज कर रही है। तो वो बॉल भी स्टेबिलिटी चाहती है, क्योंकि नीचे आके उसे क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी। ग्राउंड पे आके हवा में स्टेबिलिटी थोड़ी है, कहां पे स्टेबिलिटी है? ग्राउंड पे आके स्टेबिलिटी है ना, स्टेबल रहेगी ग्राउंड पे आके। तो वो नीचे क्यों आना चाहती है? क्योंकि नीचे स्टेबिलिटी है, क्योंकि नीचे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम है। तो दुनिया में कोई भी चीज पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश करती है, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहती है। तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम है वहां पे स्टेबिलिटी होगी, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होगी। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वहां पे स्टेबिलिटी होगी, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी वहां पे अनस्टेबिलिटी होगी। समझ गए? इस बात को जिंदगी भर पल्ले बांध के रखना। यह सिर्फ इसी चैप्टर का कंसेप्ट नहीं है, हर चैप्टर में यूज होगा, मतलब किसी भी चैप्टर में, हर चैप्टर में नहीं, जिन जिन चैप्टर में यूज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी वहां पे ये बात होगी। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, अनस्टेबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी कम, स्टेबिलिटी। ठीक है जी? ओके, क्लियर है सर? आओ फिर अब सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना। यह सवाल आया था 2012 में, बेहद आसान सवाल है। An electric dipole of dipole moment P is placed in an electric field of intensity E. The dipole acquires a position such that the axis of the dipole makes an angle of theta with the direction of the field. Dipole जो है वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। Assuming that the potential energy of the dipole to be 0 when theta is equals to 90 डिग्री, ये तो हम ऑलरेडी मान के चलते हैं, ये रेफरेंस तो हमने ऑलरेडी मान के चला है कि भाई इसी के बेसिस पे तो सारे फॉर्मूले डिराइव किए हैं, इसी के बेसिस पे तो सारे फॉर्मूले डिराइव किए हैं कि थीटा 90 डिग्री है तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या माननी है? 0 माननी है। तो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल क्या होंगे? ये रहे टॉर्क और डाइपोल के फॉर्मूले, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के, पीई साइन थीटा माइनस पीई कॉस थीटा। बस फॉर्मूले बताने थे, फॉर्मूले वाला क्वेश्चन था ये, फॉर्मूला बताना था, बस इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिख रखी है, सिर्फ फॉर्मूला, बस खत्म।
बात ही खत्म। अगले सवाल पे आओ। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज Q and dipole moment is P. It is placed in a uniform electric field. If its dipole moment is along the direction of the field, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना, तो उस पे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फोर्स तो हमेशा जीरो होगा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। और फोर्स क्या है? जीरो। थर्ड ऑप्शन खत्म। और कोई ऑप्शन में जीरो वैसे भी नहीं है। फोर्स पूछा गया है तो फोर्स तो जीरो ही होता है बेटा डाइपोल पे, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी, क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मतलब उसी डायरेक्शन में है। समझ गए? यस सर। अगले सवाल पे आओ भाई। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग अलोंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। The work done in rotating the dipole by 90 degree, कह रहे इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is lying along a uniform electric field E. डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में रखा हुआ है, यानी कि शुरू में थीटा 0 डिग्री है, ठीक है जी। 2006 का क्वेश्चन है। द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री, डाइपोल को रोटेट करके 90 डिग्री पे लेके जाना है, डाइपोल को रोटेट करके 90 डिग्री पे लेके जाना है, तो भैया वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क डन किसका पूछा हुआ है? हमारा। उन्होंने ये तो लिखा नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन, उन्होंने पूछा वर्क डन कितना करना पड़ेगा, मतलब हमारे से ही पूछा जा रहा है, तो वो होता है डेल्टा यू, यानी कि U2 माइनस U1। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पीई, और भैया ये 90 डिग्री पे पहुंच गया, ये सेकंड पोजीशन 90 डिग्री पे क्या होती है? जीरो। 90 डिग्री पे क्या होती है? जीरो। याद करो, तो जीरो माइनस माइनस पीई, आंसर आ गया पीई। दिस इज द आंसर। ये है वर्क डन, पीई। खत्म भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना था, बस खत्म हो गई बात। 2006 का सवाल है ये। अगले सवाल पे, वर्क डन इन मूविंग डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ले जाने में वर्क डन कितना होगा? डेल्टा यू, U2 माइनस U1। पहली पोजीशन कौन सी है? स्टेबल वाली, कितनी पोटेंशियल एनर्जी? माइनस पीई। दूसरी पोजीशन कौन सी है? अनस्टेबल वाली, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई। याद है? ये तो याद होनी चाहिए दोनों। पीई माइनस ऑफ माइनस पीई, घटा दिया तो कितना बन गया? 2PE। ये वर्क डन हमें करना पड़ेगा। कहां गया आंसर? ये रहा। ये वर्क डन हमें करना पड़ेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, 2PE। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। खत्म। देखो कितनी जल्दी जल्दी हमने, आप देखो सवाल कर लिए। ये देखो, ये तो जस्ट टिक किया, ये भी जस्ट टिक किया, ये भी जस्ट टिक किया, ये भी जस्ट टिक किया। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर थे, मतलब 4 मिनट के अंदर तकरीबन, आप देखो 4-5 मिनट के अंदर हमने 4 क्वेश्चन कर लिए भाई, और वो भी मैं समझा भी रहा हूं साथ में, ठीक है ना। आप सोचो कि अब अगर आप ये उसमें कर रहे हो, अपने खुद से कर रहे हो, तो 2-3 मिनट के अंदर कर दोगे, 2-2.5 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है ना। तो कंसेप्ट का ये फायदा होता है भाई, कंसेप्ट अच्छे हो तो ये फायदा हमेशा होगा आपका। चलो फिर अब बात करते हैं डाइपोल ऑसिलेशंस के बारे में। वी विल टॉक अबाउट द डाइपोल ऑसिलेशंस। सर ये क्या होता है, समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल ऑसिलेशंस? डाइपोल ऑसिलेशंस का मतलब होता है कि भाई जो डाइपोल है वो हमेशा उसकी कोशिश रहती है कि भाई मैं स्टेबल रहूं,
मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहूं। लेकिन आपने उस डाइपोल को कर दिया डिस्टर्ब, आप डाइपोल को इस तरफ ले गए, तो उस पे टॉर्क लगेगा, उस पे टॉर्क लगेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कोशिश क्या करेगी कि डाइपोल उसी की डायरेक्शन में आ जाए। अगर आप डाइपोल को इधर ले गए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही कोशिश करेगी कि ये उसी की डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है ना, हमेशा टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लग जाएगा, यानी कि टॉर्क हमेशा इस तरीके से लगेगा कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आने की कोशिश करे। यानी कि आपने थोड़ा सा इसको इधर डिस्प्लेस किया तो ये इधर आएगा, आता आता इस पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि जैसे ही इधर आएगा ना इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, तो इस पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा, फिर ऐसे नीचे चला जाएगा, फिर जैसे ही नीचे चला गया तो टॉर्क उल्टा लगना शुरू हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से बीच में इनके ऑसिलेट करता रहेगा। ये बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम की होती है, कि स्प्रिंग मास सिस्टम में मास बिल्कुल बीच में उसके ऑसिलेट करता रहता है, करता रहता है। इसमें भी ऐसे 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 ऑसिलेट, ऊपर गया इलेक्ट्रिक फील्ड ने नीचे बुला लिया, फिर नीचे गया इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऊपर बुला लिया, ऊपर गया इलेक्ट्रिक फील्ड ने नीचे बुला लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हमेशा अपनी डायरेक्शन में बुलाती रहेगी। तो ये एसएचएम ही होता है, ये भी एसएचएम होता है, ये भी एसएचएम होता है। इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको इसका टाइम पीरियड याद करना है। अगर कोई आपसे पूछ ले तो बस इसका टाइम पीरियड याद कीजिएगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई, 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई, 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई। इसमें आई क्या है, बाकी सब तो आपको पता है। आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल, डाइपोल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल। डेरिवेशन इसकी नहीं करनी, सिर्फ याद करना है। सिर्फ क्या करना है, याद करना है भाई, सिर्फ याद करना है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है भाई, ऐसे ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसकी डेरिवेशन हमें नहीं करनी, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। आई इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, बोर्ड्स में नहीं आता, सिर्फ नीट के लिए हो गया ये। ठीक है ना, नीट ओनली, तो नीट के लिए हो गया, इसीलिए मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, बाकी कोई जरूरत और करने की नहीं है, है ना। फालतू में मेहनत हमें नहीं करनी है भाई, फालतू का जो वो सब है वो नहीं करना है। चलो फिर आगे बढ़ें। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया कि डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, सब कुछ देख लिया हमने। अब बात करते हैं डाइपोल की वजह से पोटेंशियल। जिस तरीके से डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उसी तरीके से अब हम डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे एक्सियल पॉइंट पे। आओ फिर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाली अगर डेरिवेशंस आपको याद हैं तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये डाइपोल का सेंटर, ये आर डिस्टेंस इसका, और ये इसका एक्सियल पॉइंट। डाइपोल की लेंथ 2a मानते होते थे, याद करो, तो ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस भी a। ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस हो गया r माइनस ए। ठीक है ना, ये r हो गया भाई पूरा, ये a हो गया, तो ये डिस्टेंस r माइनस ए, और ये डिस्टेंस हो गया r प्लस ए, ये डिस्टेंस हो गया r प्लस ए। ठीक है ना, r यहां तक और ये a उसमें ऐड हो गया, तो r प्लस ए हो गया। क्लियर। और इसमें अगर ये शॉर्ट डाइपोल है तो इसकी लेंथ r के रिस्पेक्ट में बड़ी कम होगी, वो भी हम लगा लेंगे। तो पोटेंशियल निकालना है p पॉइंट पे, p पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो बस पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड हो सकती है, डायरेक्शन वाला कोई भी झंझट नहीं है। ठीक है जी, चलो फिर ऐड करते हैं। सबसे पहले के क्यू बाय आर होता है ना, के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है, आर माइनस ए, फिर इसका
ये माइनस है, तो माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है इसका, माइनस क्यू का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस ए, आर प्लस ए, बस बात खत्म। के क्यू कॉमन आ गया, 1/r-a माइनस 1/r+a, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे P पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा बहुत आसानी से, बेहद आसानी से हमें पोटेंशियल अब मिलने वाला है। के क्यू एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो नीचे, r+a r-a, ठीक है ना, r+a r-a, इधर क्या बनेगा r+a एलसीएम लेके और माइनस ऑफ r माइनस ए, माइनस ऑफ r माइनस ए, ठीक है जी, हाँ जी सर। तो के क्यू r+a माइनस r+a और नीचे बनेगा r² माइनस a², a प्लस बी ए माइनस बी हो गया ना, हाँ a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो r r उड़ गया, तो ये बना के क्यू इंटू 2a और नीचे बना r² माइनस a², r² माइनस a²। अच्छा जी, तो ये q इंटू 2a क्या है, q इंटू 2a चार्ज इंटू डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस कितना है 2a, चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये क्या है डाइपोल मूवमेंट, तो ये बन गया kp/r² माइनस a², kp/r² माइनस a², kp/r² माइनस a², ये बन गया भाई हमारे पास, ठीक है ना, kp/r² माइनस a²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। बड़ी आसान डेरिवेशन है, आ चुकी है बोर्ड में, ठीक है ना, आ चुकी है बोर्ड में, ठीक है जी, आ चुकी है, PYQ है ये, बोर्ड का ही PYQ है, क्लियर। अच्छा, अब शॉर्ट डाइपोल है, तो भाई शॉर्ट डाइपोल होगा तो उसकी जो लेंथ होती है 2a वो r से बड़ी कम मान के चलते हैं। अब 2a अगर r से बहुत कम है तो a भी तो r से बहुत कम ही होगा ना, अगर a r से बहुत कम है, इफ शॉर्ट डाइपोल, अगर शॉर्ट डाइपोल मान के चल रहे हैं तो भैया r² माइनस a² को अप्रोक्सीमेटली आप r² लिख सकते हो। अगर आप इसको शॉर्ट डाइपोल मान के चल रहे हो तो a² को निग्लेक्ट कर सकते हो, तो डाइपोल मूवमेंट यहां पे पोटेंशियल क्या बनेगा kp/r²। शॉर्ट डाइपोल के लिए पोटेंशियल क्या बनेगा kp/r², शॉर्ट डाइपोल के लिए पोटेंशियल क्या बनेगा भाई kp/r² बन जाएगा। एक्सियल पॉइंट का पोटेंशियल है ये, किस पॉइंट का, एक्सियल पॉइंट का, डेरिवेशन कर दी भाई मैंने, एक्सियल पॉइंट का पोटेंशियल है ये kp/r²। जनरल फॉर्मूला क्या है kp/r² माइनस a², और शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या है kp/r², शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या है kp/r²। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल एंड स्ट्रेट शब्दों में। सर दूसरा पॉइंट कौन सा है, इक्विटोरियल पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा है इक्विटोरियल पॉइंट। भैया इक्विटोरियल पॉइंट कौन सा होता है, जो इसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली काटता हुआ बिल्कुल बीच में से चला जाए, ये इसका सेंटर हो गया, इसको परपेंडिकुलरली काटता बिल्कुल बीच में से चला जाए R, ठीक है जी। तो ये देखो भाई, अब ये इसको P पॉइंट बोल दो, इस पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो P पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है ना, तो ये A हो गया डिस्टेंस, ये A हो गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई √r² प्लस a² होगा कि नहीं होगा, पाइथागोरस, और ये डिस्टेंस कितना होगा √r² प्लस a²। तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा kq/√r² प्लस a² डिस्टेंस, और माइनस kq/√r² प्लस a²। भाई दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, दोनों चार्जेस बराबर हैं, एक प्लस है एक माइनस है, जीरो। इक्विटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा भाई। इक्विटोरियल पॉइंट पे आपको पोटेंशियल क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है, एग्जैक्ट जीरो।
एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिल रहा है, केपी बाय आर स्क्वायर, शॉर्ट डाइपोल के लिए जनरल क्या है, केपी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें जो पोटेंशियल मिलने वाला है या क्या मिल रहा है पोटेंशियल, दैट इज 0 मिल रहा है। क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, दैट इज एग्जैक्टली 0। अच्छा जी, अब एक डेरिवेशन बस इसमें बची है लास्ट, जनरल पॉइंट। किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे करेंगे, और ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमें करनी पड़ेगी। तो ये डेरिवेशन अभी हम शुरू करने वाले हैं, आज ही खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को थोड़ा सा हम खींच रहे हैं भाई, तो प्लीज उसके लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जरूरी है। देखो इधर, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ये इसका सेंटर, ये पी पॉइंट, सेंटर से थीटा एंगल, थीटा एंगल, डिस्टेंसेस आपको पता ही है, डिस्टेंसेस आपको पता ही है, ए और ये डिस्टेंस भी ए। यस सर, ये डिस्टेंसेस तो हमें पता है, ना तो हमें ये डिस्टेंस पता, ना ही हमें ये डिस्टेंस पता। सर ये डिस्टेंसेस हमें नहीं पता, ये पता है बीच वाला, बीच वाला डिस्टेंस कितना है, आर। तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R1 और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं R2, ठीक है ना, ये हमने यहां पे मान लिए। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय कितना डिस्टेंस है, R1, और माइनस क्यू का क्या डिस्टेंस है, R2, माइनस क्यू का क्या डिस्टेंस है, R2, R2। क्लियर, ओके। तो के क्यू आ जाएगा कॉमन, बनेगा 1/R1 माइनस 1/R2। लेकिन सर R1 R2 तो गिवन ही नहीं है हमें, R1 R2 तो हमें गिवन ही नहीं है, तो फिर क्या करें, उसके लिए हमें लगाने पड़ेगी थोड़ी सी ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक क्या लगानी पड़ेगी, अब वो ध्यान से समझना आप, ठीक है ना, बहुत ध्यान से हमें समझने की जरूरत है। कुछ अप्रोक्सीमेशन भी लेनी पड़ेगी, कुछ कुछ, ठीक है ना, और कुछ ट्रिक भी लगानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, यहां पे प्लस क्यू है, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर गिराते हैं। क्या गिराते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गिरा दिया, ठीक है ना। सिमिलरली इसको भी नीचे की तरफ एक्सटेंड करो, और यहां से इसके ऊपर भी एक क्या गिरा दो, परपेंडिकुलर गिरा दो। क्या गिरा दो, परपेंडिकुलर गिरा दो, गिरा दिया, ओके। इस डिस्टेंस को क्या बोला था, R1, इसको क्या बोला था, R2 बोला था ना, ओके। अब ध्यान से सुनना, ये एंगल है थीटा, ये है ए लेंथ, तो ये वाली लेंथ होगी ए कॉस थीटा, ये वाली लेंथ होगी ए कॉस थीटा। ध्यान से देखो यहां पे, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, ये सेंटर पॉइंट है ओ, इसको एम नाम दे देता हूं, इसको एन नाम दे देता हूं। ए एम को देखिएगा भाई, ए एम को ये परपेंडिकुलर गिराया है, इस लेंथ को देखिए ओ एम को, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिखना चाहिए आपको, ये थीटा है, ये ए है, ठीक है ना, 90 डिग्री का ट्रायंगल है ये। तो ए का इधर वाला कंपोनेंट
ए का इधर वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है ना। दिस इज द एज कंपोनेंट, ये ए का इधर वाला कंपोनेंट होगा जो कि ए कॉस थीटा है, ठीक है ना। ये ए का इधर वाला कंपोनेंट है जो कि ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा। सामने वाला कौन सा? ए साइन थीटा, ठीक है ना। सामने वाला कौन सा हो गया? ए साइन थीटा हो गया। सिमिलरली नीचे वाली ट्रायंगल में भी देखो, सिमिलरली अगर आप नीचे वाली ट्रायंगल में भी देखो तो वहां पे भी आपको सेम चीज दिखाई देगी, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ओ ए एम, ठीक है ना। ओ ए एम ट्रायंगल है ये, ओ ए एम, ओ ए एम, ओ ए एम ट्रायंगल है, ठीक है जी। समझे ये बात? ओके। अब यहां पे नीचे वाली ट्रायंगल देखो भाई, नीचे वाली ट्रायंगल देखो, नीचे वाली ट्रायंगल देखो, बी एन और यहां पे ओ, बी एन और यहां पे ओ, ठीक है। एंगल थीटा, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, तो ये लेंथ क्या होगी? ए कॉस थीटा। ये लेंथ क्या होगी? ए कॉस थीटा, ठीक है ना। ओ एन, ये वाली लेंथ क्या होगी? ए कॉस थीटा। ये भी क्या है? ए कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है? ज्योमेट्री लगती हुई नजर आ रही है? कुछ नहीं किया, ए का इधर वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा, सिमिलरली यहां पे ए और इसके साथ में थीटा, तो ये ए कॉस थीटा। अरे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर सकते हो, कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर ये लेंथ पता है तो ये लेंथ पता कर सकते हो, है ना। हाँ सर, पता कर सकते हैं सर। इसी से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, इसी से हमारी डेरिवेशन हो जाएगी। यही डेरिवेशन हमें एग्जाम में भी करके दिखानी है। सर कैसे करके दिखानी है? देखो इधर, अब देखो, माइनस क्यू प्लस क्यू, पी पॉइंट, ये R1 डिस्टेंस, और इधर से हमने ड्रॉ किए थे इस पे परपेंडिकुलर्स। ये क्या ड्रॉ किए थे? परपेंडिकुलर्स, ठीक है ना। ये लेंथ थी ए कॉस थीटा, और ये भी लेंथ क्या थी? ए कॉस थीटा। ये दोनों लेंथ थी ए कॉस थीटा। अब इस ट्रायंगल को देखो भाई, इस ट्रायंगल को देखो, ये ए ओ बी पी और ये एम और ये एन, ठीक है ना। देखो डाइपोल बड़ा छोटा है, डाइपोल बड़ा छोटा है, ठीक है ना। शॉर्ट डाइपोल है। अगर शॉर्ट डाइपोल है तो वी कैन टेक अप्रोक्सीमेशंस इन ट्रायंगल, वी कैन टेक अप्रोक्सीमेशंस। हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हैं, हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट डाइपोल है तो हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हैं। ट्रायंगल देखिए, कौन सा ट्रायंगल देखिए सर? इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, बी एन पी, बी एन पी, बी एन पी ट्रायंगल देखिए भाई, बी एन पी, इस ट्रायंगल को देखिए, ठीक है ना। बी एन पी ट्रायंगल को देखिए, ये लेंथ तो बड़ी छोटी होगी क्योंकि छोटा डाइपोल है, ये लेंथ बड़ी छोटी होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बीपी इज इक्वल्स टू, बीपी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एनपी होगा। ये जो बीपी लेंथ है ये तकरीबन एनपी लेंथ के बराबर होगी, एनपी लेंथ के बराबर होगी। और एनपी लेंथ क्या होगी? एनओ प्लस ओपी, एनओ प्लस ओपी। भाई बीपी लेंथ जो है ये तकरीबन एनपी लेंथ के बराबर होगी, ठीक है ना। एनपी लेंथ को क्या लिख सकते हो? एनओ प्लस ओपी। ओपी क्या है? आर, ये डिस्टेंस क्या है? आर, और ये क्या है? ए कॉस थीटा। और इस डिस्टेंस को बोला क्या था हमने? R2। तो R2 हमारे पास आ गया अप्रोक्सीमेटली ए कॉस थीटा प्लस आर, या आर प्लस ए कॉस थीटा। समझ रहे हो? आर तो यही लेंथ हो गई ओपी, इसमें ए कॉस थीटा ऐड कर दिया, तो ये तकरीबन तकरीबन R2 आ गया। तकरीबन तकरीबन हमारे पास क्या आ गया? ये R2 आ गया भाई,
ठीक है ना, तकरीबन तकरीबन R2 आ गया हमारे पास, R और उसके बाद A cos थीटा, ठीक है ना, R और उसके बाद A cos थीटा, A cos थीटा इसमें ऐड हो गया। दूसरी ट्रायंगल देखो अब, इन ट्रायंगल AMP, इन ट्रायंगल AMP, AMP ट्रायंगल में देखिए भाई, AMP ट्रायंगल में देखिए, AMP, इसमें भी आप बोल सकते हो कि AP अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू MP, AP अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू MP, क्योंकि ये लेंथ बहुत छोटी होगी, छोटा डाइपोल है तो ये लेंथ बड़ी छोटी होगी, तो ये और ये साइड दोनों ऑलमोस्ट क्या है, बराबर, ये और ये साइड ऑलमोस्ट क्या है, बराबर, तो AP क्या है, R1। अब MP को क्या लिख सकते हैं, MP को मैं लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, OP माइनस OM, OP जैसे OP आप चैट बॉक्स में करते रहते हो, तो OP कितनी लेंथ है, R, पूरी लेंथ R, और ये OM A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा, तो R1 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या आ गया, R माइनस A cos थीटा, तो ये यहां पे हमें अप्रोक्सीमेशंस लेके निकालना पड़ा भाई, R2 और R1 की वैल्यू यहां पे हमें निकालनी पड़ी। R2 क्या आया, R प्लस A cos थीटा, और यहां पे क्या है, R माइनस A cos थीटा, ठीक है ना, कुछ नहीं किया भाई, देखो ध्यान से सुन लो, इसके बाद तो बस अब फाइनल सोल्यूशन ही लिखूंगा मैं। ये A लेंथ थी दोनों, इसके कंपोनेंट कर दिए A cos थीटा, A cos थीटा, ठीक है ना, तो ये लेंथ जो हो गई R1 वो R माइनस A cos थीटा हो गई, और इसमें R2 हो गई R प्लस A cos थीटा, है ना, ये लेंथ क्या हो गई, ऐड हो गई, ठीक है ना, ये लेंथ क्या हो गई, ऐड हो गई भाई इसमें। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो अब पोटेंशियल लिखना है, ये डिस्टेंस R, ये एंगल थीटा, ये R1, ये R2, तो पोटेंशियल क्या लिखा, KQ 1/R1 माइनस 1/R2, याद करो 1/R1 माइनस 1/R2, तो R1 क्या है, R माइनस A cos थीटा, R2 क्या है, R प्लस A cos थीटा, लिख दो। बन गया जी। तो पोटेंशियल क्या बना, KQ, अब इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, A प्लस बी, A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा, R प्लस A cos थीटा, एलसीएम लेना आता है ना, R प्लस A cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा, तो बस KQ, तो ये R R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कैंसिल होगा ना, R से R कट जाएगा, A cos थीटा ऐड हो जाएगा, एक स्टेप खा रहा हूं बीच में भाई मैं, A cos थीटा ऐड हो जाएगा, और नीचे होगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अच्छा, तो ये बन गया कि Q इंटू 2A, और इंटू कॉस थीटा तो है ही, और नीचे ये देखो, अब शॉर्ट डाइपोल है, देखो Q इंटू 2A, और कॉस थीटा तो है ही, शॉर्ट डाइपोल है, तो शॉर्ट डाइपोल है तो ये जो लेंथ होगी अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि A स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर, और ये बन गया P, तो पोटेंशियल बन गया KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, पोटेंशियल बन गया KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। किसी भी जनरल पॉइंट पे जो पोटेंशियल बन गया वो कितना बन गया, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, समझ में आया। जनरल पॉइंट पे देखो डेरिवेशन ज्यादा बड़ी नहीं है भाई, आपको पहले ये लिखना है KQ बाय R1 माइनस KQ बाय R2, R1 R2, यहां पे
ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। R1 R2 निकालने के लिए ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। R1 क्या आया ज्योमेट्री से, R माइनस ए कॉस थीटा, और ये क्या आया R प्लस ए कॉस थीटा आ गया भाई हम यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई, पुट करी और फिर थोड़ी अप्रोक्सीमेशन लगाई, ये बन गया हमारे पास। अब इसी के अंदर सारे फॉर्मूले आ गए भाई, एक्सियल वाला भी आ गया और इक्विटोरियल वाला भी आ गया। केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब एक्सियल के लिए एंगल कितना होगा भाई थीटा। एक्सियल के लिए इधर ही पॉइंट है हमारा, एक्सियल के लिए हमारा पॉइंट इधर ही है, इधर ही है। तो एक्सियल के लिए थीटा कितना हो गया 0। आर ऐसे ही है भाई, ठीक है ना, 0 पुट करो। केपी कॉस 0 बाय आर स्क्वायर, तो क्या बन गया केपी बाय आर स्क्वायर। क्या यही डिराइव किया था हमने, क्या यही डिराइव किया था हमने, है ना। इक्विटोरियल के लिए, इक्विटोरियल के लिए थीटा कितना 90 डिग्री, थीटा कितना 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री, तो भैया केपी कॉस 90, कॉस 90 0। तो इक्विटोरियल पॉइंट पे 0, इक्विटोरियल के लिए क्या 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री कैसे सर, माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना। तो एंगल कितना 90 डिग्री भाई, एंगल कितना 90 डिग्री। तो केपी कॉस 90 बाय आर स्क्वायर, खत्म 0। एक्सियल पॉइंट पे केपी बाय आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 और जनरल पॉइंट पे केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, याद रहेगा। एक्सियल पॉइंट पे केपी बाय आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0, जनरल पॉइंट पे केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ना याद रहने की गुंजाइश ही नहीं बचती, डेरिवेशन आ सकती है बोर्ड में। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट दे रखी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। देखो भाई, ये डाइपोल है, कह रहे डाइपोल एक्सिस के साथ 60 डिग्री के एंगल पे 0.6 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, और उस पे आपको डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो क्या फॉर्मूला, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, बस यही करना है। के कितना है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, डाइपोल मूवमेंट 16 इंटू 10 रेज टू पावर -9, डाइपोल मूवमेंट दे रखी है। कॉस थीटा कॉस 60 मतलब 1/2, cos 60 1/2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि 0.6 का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया है 0.6 दिया है। आंसर कैलकुलेट कर लेना, 200 आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर आप इसका कैलकुलेट कर लेना, द आंसर विल कम आउट टू बी 200 वोल्ट। तो अब यहां पे इस लेक्चर का हमारा हो गया है एंड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। पहले हमने डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, उसके इफेक्ट्स देखे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से देखा। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहां पे हमारा डाइपोल वाला सेक्शन भी खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कंडक्टर्स के बारे में, स्पेसिफिकली अगला लेक्चर हमारा पूरा कंडक्टर्स पे बेस्ड होने वाला है। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, और इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ठीक है ना। क्योंकि यार ऑब्वियसली ज्यादा चीजें मेरे को आज करवानी थी, मैं भला चाहता हूं आप लोगों का, तो है ना। कोई मतलब कुछ लोगों को थोड़ा सा वो हो जाता है, कुछ बच्चों को, अरे सर ज्यादा टाइम का लेक्चर हो गया। भाई देखो, जब ज्यादा चीजें करवानी होती हैं, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करवानी होती है, तो टाइम तो लगता ही है। और हम बोर्ड की भी डेरिवेशन प्रॉपर वे में कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं छोड़ूंगा, इस बात का ख्याल रखना यार, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी कोई बोर्ड की डेरिवेशन रह जाएगी या किसी तरीके का आपका सवाल रह जाएगा, ठीक है ना, या जो नीट के सिलेबस में होगा वो मैं नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस तो मेरे साथ रखना ही पड़ेगा, कई बार कुछ कुछ लेक्चर्स में टाइम ज्यादा लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, बाय 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 बाय।